गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सबको मालूम है कि वी हैव कंप्लीटेड आवर लास्ट चैप्टर महात्मा गांधी इंडियन नेशनल मूवमेंट। महात्मा गांधी और इंडियन नेशनल मूवमेंट का जो रिलेशनशिप था, यानी कि महात्मा गांधी रिटर्न फ्रॉम द साउथ अफ्रीका। महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से रिटर्न होते हैं, इंडिया के अंदर वो अपना 1 ईयर स्पेंड करते हैं, इंडिया की फिलोसॉफी पॉलिटी को समझते हैं, फिर अपने खूब सारे मूवमेंट वो चलाते हैं, जैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, चंपारण, बिहार, खेड़ा और सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, और पार्टीशन जो होता है उस दिन उनकी स्ट्राइक्स जो होती है, उनका फूड फास्ट और उनके अनटचेबल सोशल जो रिफॉर्म्स थे वो सब हम लोग डिस्कस कर चुके थे लास्ट क्लास में। तो हमारे इंडियन हिस्ट्री जिसके अंदर वेदर इट इज़ ऑफ एनिशिएंट इंडिया और इट इज़ ऑफ मॉडर्न इंडिया और मिडाइवल इंडिया, एक ऐसा पार्ट आता है इंडियन हिस्ट्री के अंदर जो कभी भी डिलीट नहीं हो सकता, कभी डिलीट नहीं हो सकता। इट कुड नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम इंडियन हिस्ट्री। और वो कौन सा टॉपिक है? रिवॉल्यूशन ऑफ 1857, इंडियन नेशनल मूवमेंट। इंडियन नेशनल मूवमेंट जिसके ऊपर हमने महात्मा गांधी को पढ़ा, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, झांसी, जितने भी सारे लोग हैं वो सब जो बन के निकले वो रिवॉल्यूशन ऑफ 1857 से निकले। तो एक टॉपिक आता है इंडियन हिस्ट्री के अंदर, रिवॉल्यूशन ऑफ 1857। 1857 में क्या हुआ? इंडिया के अंदर एक ऐसा इंसिडेंट हुआ, इसको एक्सीडेंट भी बोल देते, चलो एक्सीडेंट बोलना बेटर रहेगा, कि 2 एक्सीडेंट में होता है कि एक पार्ट और दूसरे पार्ट के बीच में क्या होता है? कोलैप्स होता है, और ड्यूरिंग दैट कोलैप्स कुछ बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। तो इंडिया के अंदर भी यही हुआ। इंडिया की जो आर्मी थी, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए काम करती थी, ब्रिटिश आर्मी, इसमें इंडिया के लोग थे, प्लस कुछ लीडर्स जो अपने स्टेट के लिए लड़ रहे थे, कुछ फार्मर्स, कुछ नॉर्थ इंडियंस, वो सब लोग एक तरफ, और दूसरी तरफ दूसरी थी गाड़ी, एक गाड़ी के अंदर ये लोग आ गए, दूसरी गाड़ी के अंदर थे ब्रिटिशर। तो ब्रिटिश वाले जो लोग थे, ब्रिटिश के जो लोग थे, उसके अंदर क्या चल रहा था कि तो ब्रिटिशर्स जो थे उनके बीच में और इंडिया के बीच में एक बहुत बड़ा कोलैप्स हुआ। उसने इंडियन हिस्ट्री और इंडियन जो पॉलिटी था उसको बिल्कुल हिला के रख दिया। पहले इंडिया के ऊपर रूलिंग चलता था, कौन सी कंपनी थी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इंडिया के अंदर एक कंपनी रूल करती थी जिसने अपना गवर्नर जनरल बना रखा था, वो इंडिया के अंदर रूलिंग करती थी। वहाँ से गवर्न होती थी ब्रिटिश पार्लियामेंट से, उसका कंट्रोलिंग सब ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास था, लेकिन नाम चलता था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रूलिंग करती थी 1600 के अंदर ये रजिस्टर्ड हुई इंडिया के रूलिंग के लिए, और फिर उसने अपना रूलिंग स्टार्ट कर दिया। तो 1757 में आफ्टर वॉर ऑफ प्लासी ये हुआ। तो 1757 से लेकर 1857, 100 साल, कितने साल? 100 ईयर्स, 1757 से 1857, 100 साल के अंदर क्या हुआ? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपना रूलिंग किया। यहाँ के अलग अलग जो किंगडम्स थे, छोटे छोटे स्टेट्स थे, उनको एक्वायर कर लिया, सीज कर लिया, रूलिंग एस्टेब्लिश कर दिया, सब कुछ उन लोगों ने कर दिया। उनके एट्रोसिटीज़ इतने बढ़ गए थे। एट्रोसिटीज़ किसके ऊपर? नॉर्मल पॉपुलेशन के ऊपर, सैनिकों के ऊपर। उनके साथ सैनिकों के ऊपर उनके एट्रोसिटीज़ ऐसा होता था कि उनको कभी भी हायर पोस्ट, उनको कभी प्रमोशन मिलता ही नहीं था। प्रमोशन किसके लिए होता था? हमेशा ब्रिटिश लोगों के लिए। ब्रिटिश जो आर्मी के लोगों के उनको प्रमोशन मिलता है। उनका वेजेस, तनख्वाह किससे होती थी? सबसे ज़्यादा होती थी ब्रिटिश पर्सनस की, ब्रिटिश आर्मी के रेजिडेंट्स की। इंडियन की अगर बोले, इसके इंडियन नॉर्मल से नॉर्मल एक होता है, पद होता है जिसको बोला जाता है सिपह सालार, यानी कि अगर मॉडर्न पुलिस के अंदर देखा जाए, आर्मी के अंदर देखा जाए तो मैक्सिमम मेजर के पद तक, मेजर से भी ऊपर आते हैं जनरल, गवर्नर जनरल, मेजर जनरल, खूब सारे पोस्ट आते हैं। लेकिन अगर कोई लाख कोशिश कर ले तो भी मेजर के पद तक मोस्टली, या सूबेदार, मेजर से भी नीचे होता है सूबेदार, वहाँ तक पहुँच सकता है। तो 100 साल बीच में ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने हिंदू और मुस्लिम यूनिटी को तोड़ने का ट्राई किया, हिंदू और मुस्लिम लोगों को कन्वर्ट करने का ट्राई किया क्रिश्चियनिटी में। तो रिलीजियस बिलीफ वाले लोगों ने भी इसमें साथ दिया। और क्या हुआ? उन्होंने अलग अलग स्टेट के ऊपर अलग अलग पॉलिसीज़ लगा के वहाँ पर एक्विजिशन कर लिया। यानी एक आती है उसको बोलते हैं, एक पॉलिसी थी जो लॉर्ड डलहौजी ने लगाई थी। इसका पॉलिसी का रूल ये था कि अगर कोई राजा है, उसका बेटा मर गया, राजा है तो राजा मर गया, और अगर उसका कोई बेटा नहीं तो उसकी जो रूलिंग होगी वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ले लेगी। वो हमें सब आगे डिस्कशन करने वाले हैं। इसको गौध निषेध विधि बोलते हैं हिंदी की, इंग्लिश के अंदर इसका एक फिक्स टर्म है, वो हम डिस्कस करेंगे आगे वाले पार्ट में। तो ये 1857 के अंदर हुआ क्या? जैसा कि हम लोगों का एक फिक्स टारगेट होता है कि हम लोग डिस्कशन करते हैं कि क्या डिस्कस करते हैं हम लोग, तो हम जैसे हमारा एक फिक्स रूल होता है
कि हम लोग क्या डिस्कस करते हैं कि व्हाट वी विल डिस्कस इन दिस चैप्टर। हमारा यही होता है नियम कि व्हाट वी विल डिस्कस। ठीक है, तो हम डिस्कस क्या करने वाले हैं। हमारा डिस्कशन के अंदर होगा व्हाट हैपन, क्या हुआ उस टाइम, हाउ हैपन, कैसे हुआ, क्यों हुआ, वाई, क्या हुआ था, किन किन लोगों को अफेक्ट हुए, उसकी पोजीशन क्या थी, लोगों की थिंकिंग क्या थी इसके बारे में, लोग कैसा सोचते थे, सब कुछ पढ़ेंगे। एक टर्म आती अवध, एक स्टेट था जिसका नाम है अवध। क्या नाम है? अवध, जो परमानेंट में जहाँ अयोध्या में 5 तारीख को राम मंदिर बनने का है, वो अवध उस समय एक पूरा कॉन्टिनेंट था। कॉन्टिनेंट का मतलब हो सकता है कि एक पूरा स्टेट था, प्रोविंसेस था। तो उस प्रोविंसेस के अंदर क्या हुआ, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, जिसके अंदर लॉर्ड कर्जन डलहौजी, कर्जन तो बहुत लेट आया था, डलहौजी, उसके पहले लॉर्ड वेलेस्ली, उन्होंने कुछ पॉलिसीज़ लगा ली थी। उन पॉलिसी से क्या हुआ कि उन्होंने अवध को एक्वायर कर लिया, और उन्होंने अवध के जो राजा था, अवध का जो उसका रूलर था, उसको बोलते हैं कि अवध का जो रूलर था, उस रूलर को ये कह के निकाल दिया कि आपको रूलिंग करना नहीं आता है। तो अवध के लोगों के साथ भी उनके डिस्प्यूट हुए। अवध के खूब सारे लोग ब्रिटिश आर्मी में भर्ती थे, और जब उनके राजा के साथ ऐसा हुआ, उनका जो उस समय मुस्लिम रूलर था उनका, तो जो उस मुस्लिम रूलर को सुल्तान बोला गया है, या आजम शाह करके उसका नाम कुछ है, तो हम आगे डिस्कशन करेंगे। तो उन लोगों ने क्या किया कि उस रूलर की निकाल दिया और उसका जो रूलिंग ले लिया। तो अवध के जो आर्मी के लोग थे, उन लोगों ने उसके अगेंस्ट रिवोल्ट कर दिया। तो ऐसे खूब सारे रीजंस हुए, वेदर इट इज़ इकोनॉमिकल रीजंस, पॉलिटिकल, सोशल, उसमें हो गए फाइनेंशियल जो रीज़न हो गए, और उनकी आर्मी से रिलेटेड रीज़न हो गए। तो खूब सारे ऐसे रीज़न थे, और कुछ कंटेम्प्रेरी रीज़न भी थे, जैसे कि जो कार्टेजेस होते हैं उसके अंदर सुअर और गाय की जो चर्बी मिलाती है, द काउ एंड द फैट ऑफ द काउ एंड पिग। तो हिंदुओं के लिए गाय पवित्र थी और मुस्लिमों के लिए सुअर खाना हराम था। तो दोनों रीज़न ऐसे क्रिएट हुए कि वो रिवॉल्यूशन था वो एकदम चिंगारी। तो कोई क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्या सर 1857 एकदम भड़क गया? नहीं, 1857 कभी एक साथ नहीं भड़का है। 1857 एक बहुत बड़ा प्रोसेस है जो बहुत पहले से चला आ रहा है। बहुत सारे ऐसे रिवॉल्यूशन, छोटे छोटे रेबल्स हुए थे। उन रेबल्स को जब साथ में, जब उनका पावर बढ़ गया, जब उन सारे रेबल्स को साथ में यूनाइट किया गया, तो उनका मिला जुला जो उनके साथ जो उसका इफेक्ट पड़े जा रहे थे, इफेक्ट क्रिएट हो रहे थे, यानी लोगों का जो थिंकिंग था ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट, जो आर्मीज़ के जो सैनिक थे उनका थिंकिंग था ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट, या फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली, रिलीजियस जो थे, वो सारे जो पुराने जो रेबल्स थे, जब उनका इफेक्ट पड़ा तो एक बिल्कुल क्रिएट हो गया, एक वैक्यूम क्रिएट हो गया। एक वैक्यूम क्रिएट हुआ और जब उसके अंदर हल्का सा चिंगारी लगा तो फट गया। तो यही था 1857। 1857 कोई अलग चीज़ नहीं है। 1857 कोई एक ऐसा नहीं कि रात को कुआं खोदा, सुबह पानी पी लिया, या अभी कुछ हैंड टू हैंड उन्होंने कर दिया। 1857 एक बहुत लंबा प्रोसेस है जो बहुत पहले से चली आ रही चीज़ों का परिणाम था, बहुत रिजल्ट ऑफ द प्रीवियस मैटर्स। ठीक है, तो इसके आगे हम चलते हैं स्टूडेंट्स, हम डिस्कशन करेंगे इस चैप्टर के अंदर खूब सारी चीज़ें, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। और याद रखना, वेदर इट इज़ ऑफ यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस और पटवारी, आईएएस से लेकर पटवारी और चपड़ासी तक के एग्जाम के अंदर 1857 से क्वेश्चन हमेशा मिलेगा। और आपकी बुक बहुत अच्छी बुक है, एनसीईआरटी का ये जो चैप्टर मेरे को बहुत पसंद आता है। इस चैप्टर में खूब सारे ऐसे कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए क्वेश्चन है। जैसे महात्मा गांधी वाला चैप्टर जो था, उसके अंदर भी खूब सारे कम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चंस थे। जैसा हमने पूछा कि चंपारण का कब हुआ, महात्मा गांधी इंडिया कब लौटे, अफ्रीका कब गए, क्विट इंडिया मूवमेंट कब हुआ, कैबिनेट मिशन कब आया, क्रिप्स मिशन कब आया, इंडिया और पाकिस्तान जब डिवीज़न हुआ तो उस समय इंडिया का वाइस रॉय कौन था, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री, हु वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन व्हेन इंडिया गॉट फ्रीडम। या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि महात्मा गांधी ने सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट कब स्टार्ट किया, सॉल्ट मार्च कब हुआ, कहाँ से कहाँ हुआ, कितने सारे थाउजेंड ऑफ क्वेश्चन वी कैन मेक फ्रॉम दिस चैप्टर्स। खूब सारे क्वेश्चंस क्रिएट हो सकते हैं, और सारे क्वेश्चंस कहाँ काम आएंगे, कम्पिटिटिव एग्जाम में। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। तो मैं आपको पहले बता देता हूँ कि 1857 क्या, इसका जो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन होता है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये आप फोटो देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, ये है बहादुर शाह जफर। इससे क्वेश्चन क्रिएट क्या होता है, देखो क्वेश्चन इससे क्या क्रिएट किया जा सकता है, द लास्ट मुगल एम्परर ऑफ इंडिया। क्वेश्चन क्या बन सकता है कि हु वॉज द लास्ट मुगल एम्परर ऑफ इंडिया? द लास्ट मुगल एम्परर ऑफ इंडिया वॉज द बहादुर शाह जफर सेकेंड। क्या क्वेश्चन हो सकता है, हु वॉज द लास्ट मुगल एम्परर ऑफ इंडिया? बहादुर शाह जफर।
ये क्वेश्चन यहाँ से क्रिएट हो गया। पहले पत्ते पे क्वेश्चन देखो, पोर्ट्रेट ऑफ बहादुर शाह, लेट इन द आफ्टरनून ऑफ दैट में। अब मैं आपको स्टोरी बता देता हूँ कि ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है कि उन लोगों ने क्या क्या किया। ये एक आप जो अपना फ़ोटोज़ के नीचे एक छोटा सा एक पैराग्राफ लिखा हुआ है 15-20 लाइन का, इसको अगर आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा। इसका मैं एक स्टोरी बता देता हूँ। होता क्या है कि जब एक जो उस समय जो बंदूक थी, उनके पास एक राइफ़ल होती थी, उस राइफ़ल को, पुरानी राइफ़ल को चेंज करके नई राइफ़ल का यूज़ किया गया। वो इट वाज नॉन एज द रॉयल, कुछ रॉयल से रिलेटेड थी। उस राइफ़ल का नाम मैं आपको, आप मुझे याद दिलाना, मैं आपको लाइव क्लास में बता दूंगा। लाइव क्लास हमारा हर मंडे को होता है, उसमें बताना, मैं आपको उसमें बताऊंगा। मुझे याद जो माइंड स्लिप ऑफ माइंड हो गया, दिमाग से निकल गई। तो पुरानी राइफ़ल को चेंज करके क्या किया उन्होंने, नई राइफ़ल को यूज़ किया ब्रिटिश गवर्नमेंट। उसके पहले खूब सारे रेबल्स हो चुके थे। वो लोग इकोनॉमिकली रीज़न, सोशली रीज़न और रिलीजियस के रीज़न थे, आर्मी के रीज़न था, इन सब रीज़न से वो लोग परेशान थे ब्रिटिश गवर्नमेंट से। उसके अलावा भी क्या हुआ कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, पुरानी राइफ़ल को चेंज करके नई राइफ़ल मंगाई, और नई राइफ़ल के अंदर अफवाह उड़ी, और उसके बाद रिसर्च के बाद भी प्रूव हो गया कि हाँ, उस राइफ़ल के अंदर सूअर और गाय की चर्बी थी, द फेट ऑफ काउ एंड पिग। तो लोगों ने कह दिया कि गाय और सूअर की चर्बी मिलाई जा रही है। तो जो हिंदू जो सिपाही थे और मुस्लिम सिपाही थे, उन लोगों ने मना कर दिया। किस लिए मना कर दिया कि वी डू नॉट यूज़ दिस टाइप ऑफ कार्टेजेस और दिस राइफ़ल, हम इस कारतूस को नहीं करेंगे, क्योंकि उस समय कारतूस को क्या करना पड़ता था, मुंह से छील कर यूज़ करना पड़ता था। मुंह से छीलेंगे, उसमें जो बारूद भरा है उसमें भरेंगे उस राइफ़ल के अंदर और फिर यूज़ किया जाएगा। तो उसको मुँह से फाड़ने के लिए क्या होता था कि हिंदू लोग जो थे वो बोलते गाय हमारे लिए पवित्र है, मुस्लिम लोगों ने कहा कि सूअर हमारे लिए हराम है, तो हम दोनों मुंह नहीं लगाएंगे, हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, तो उन लोगों ने मना कर दिया। तो इस रेबल का, इसका जो स्टार्ट हुआ था मूवमेंट का, मंगल पांडे ने किया 29 मार्च। कहाँ हुआ था, बैरकपुर छावनी, एक जगह है बैरकपुर, वहाँ पर जो जगह थी बैरकपुर, वहाँ पर क्या हुआ कि जो मंगल पांडे थे उन्होंने क्या किया, इससे मना किया, और अपने जो सीनियर ऑफिसर थे, 2 सीनियर ऑफिसर, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। पूरा जो ब्रिटिश आर्मी थी उनके अगेंस्ट हो गई, और उनको 8 अप्रैल ऑफ 1857 ही वॉज हैंग्ड टू टिल डेथ, यानी उनको मार दिया, फांसी दे दी गई उनको 8 अप्रैल। 29 मई को उन्होंने रेबल शुरू किया, 8 अप्रैल को उनको फांसी दे दी गई। 2 क्वेश्चन यहाँ से क्रिएट हो गए। मंगल पांडे ने कब स्टार्ट किया ये मूवमेंट, 29 मई 1857, कब फांसी मिली, 8 अप्रैल को। फिर क्या हुआ कि लोगों के सब जगह खबर पहुंच गई, मंगल पांडे को ऐसे फांसी दे दी गई है, लोग ऐसे ब्रिटिश गवर्नमेंट के धीरे धीरे अगेंस्ट होने लगे। तो एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि क्या 1857 पहले से बहुत तैयारियाँ चल रही थी कि हमको रिवोल्यूशन करना है, हमको रेबल करना है, पूरे सब जगह अलग अलग तरीक़ों से मेथड से वहाँ पर इन्फॉर्मेशन पहुँचाई जा रही थी। तो 1857 में क्या हुआ कि इसकी एक डेट फिक्स की गई थी, जिसका क्वेश्चन पूछा जाता है कि 31 मई, कौन सी तारीख थी, 31 मई 1857, 31 May 1857 वॉज डिसाइडेड टू डू द रेबल करने के लिए 31 May 1857 डिसाइडेड था। लेकिन क्या हुआ कि जब ये बहुत ज़्यादा चिंगारी भड़क गई तो क्या हुआ, 10 मई, याद रखना तारीख क्या थी, मैंने स्क्रीन के ऊपर मेंशन किया है, आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपके चैप्टर में। ये क्या तारीख थी, 10 मई को दिन में, कहाँ पर हुआ, आपको दिख रहा होगा, सॉरी थोड़ा इसका टेक्निकल इश्यू हो गया है। तो स्टूडेंट ये देखना 10 मई कहाँ हुआ था, 10 मई 1857, दिन में कहाँ हुआ था, मेरठ के अंदर। क्वेश्चन पूछा जा सकता है 1857 कहाँ से स्टार्ट हुआ, कब स्टार्ट हुआ, तो सबसे पहले स्टार्ट हुआ मेरठ में, 10 मई इसका डेट था, याद रखना 10 मई 1857 इसका डेट था, 10 मई, और कहाँ स्टार्ट हुआ था 1857 में मेरठ के अंदर, जो कैंटोनमेंट था वहाँ पर स्टार्ट हुआ, जो एक छावनी थी वहाँ पर स्टार्ट हुआ, और जो नेटिव इन्फेंट्री थी,
It began in the lines of the native infantry, spread very swiftly to the cavalry. Infantry जो पैदल चलते हैं, कैवेलरी जो घोड़े पर होते हैं या जिनके पास बंदूक होती है घोड़े पर चलते हैं, तो कैवेलरी और इन्फेंट्री से स्टार्ट हुआ, कैवेलरी तक पहुंच गया। कैवेलरी वाले लोगों ने पूरे मेरठ में जितने भी अंग्रेज़ थे उन सबको मार दिया, और वो मारते मारते सब मार गए। तो 11 तारीख को उन्होंने दिल्ली की तरफ स्टार्ट कर दिया, उन्होंने मार्च किया दिल्ली की ओर। दिल्ली पहुंच गए, दिल्ली में जाके उन्होंने सब अंग्रेज़ों को मार दिया और बहादुर शाह जफ़र को बोल दिया कि हमारे सम्राट केवल आप हो सकते हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट नहीं हो सकती। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को हटाने के लिए फिर उन्होंने दिल्ली से जितने भी थे ब्रिटिश लोग चाहे, तो उन लोगों को मारा, उनकी गाड़ियाँ जला दी, उनके बंगले जला दिए, जो बड़े बड़े उनके काम करने वाले लोग थे उन सबको मार के भगा दिया, और उनकी वुमेंस के साथ भी एट्रोसिटीज़ की गई। तो सब कुछ होने के बाद वो सब लोग भाग गए वहाँ से, तो दिल्ली अंग्रेज़ों के बिना हो गया। तो दिल्ली को 12 मई 1857 को उन्होंने अंग्रेज़ों से फ्री कर दिया, फ्री फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद जो होता है हम उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। बहुत अच्छा स्टोरी, बहुत अच्छे टॉपिक्स आएंगे, अलग अलग चीज़ें हमको मिलेगी। हम इसी तरह से बुक के अंदर करेंगे। अब मैं स्पेशल कोई पीपीटीज नहीं बनाऊंगा, वी विल डिस्कस ऑन द बुक ऑल्सो। हम केवल बुक के अंदर अलग अलग चीज़ें देखेंगे कि कहाँ क्या हो रहा है। मैं कहानी सुनाता जाऊँगा, आप पढ़ते जाना और उसको अंडरलाइन करते हुए जाना। रही बात नोट्स की, तो मैं एक PDF तैयार करूँगा, उसमें छोटे छोटे पॉइंट्स के अंदर आपको समझा दूँगा, आप वीडियोज़ देख के उनको बड़े कर लेना। ओके स्टूडेंट्स, मीट यू इन नेक्स्ट क्लास। चलो इसके आगे थोड़ा बढ़ जाते हैं, थोड़ा टाइम बाकी है तो हम देख लेते हैं क्या हुआ। कि उन्होंने दिल्ली में 12 मई के दिन पहुंच जाते दिल्ली के अंदर, दिल्ली को पूरा उन्होंने तबाह कर दिया दिल्ली के अंदर, एंड मर्डर और ब्रूचली मर्डर द ब्रिटिश पीपल, और द ब्रिटिश वर रेस्क्यूड, सम ब्रिटिश रेजिडेंट और द सम ब्रिटिश आर्मी पर्सन रेस्क्यूड वेरी टफली, और वो वहाँ से मूव करके सिक्योर स्थानों, अलग अलग जगह पे जहाँ सिक्योरिटी उनको मिल सके उन प्लेसेस पे मूव कर गए। फिर हुआ, देखो इसमें एक टर्म आती है जो बुक के अंदर दी गई है, क्या है इस टर्म को पढ़ते हैं हम लोग। आप मेरी स्क्रीन पर देखना, हिंदूज एंड मुस्लिम अलाइक, अनदर ग्रुप ऑफ सिपॉइज तो स्टूडेंट्स यहाँ हम चलते हैं। नेक्स्ट पेज के ऊपर ये पढ़ते हैं हम लोग कि थ्रू द 12th and 13th of May North India remained quiet. Once word spread that Delhi had fallen to the rebels and Bahadur Shah had blessed to the rebellion, events moved swiftly, cantonment after cantonment in the Gangetic Valley and some of the west of the Delhi rose in mutiny. ठीक है, क्या हुआ, कैंटोनमेंट पे कैंटोनमेंट यूज़ में आते गए, लोगों ने अपना सब कुछ स्टार्ट कर दिया। इसके आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पैटर्न ऑफ द रेबेलियन, यहाँ से हमारे टॉपिक स्टार्ट होते हैं कि रेबेलियन का जो ट्रेबल जो हुआ था उसका पैटर्न क्या था। इफ़ वन वर to place the dates of these mutinies in the chronological order, it would appear that as the news of the mutinies one town traveled to the next, the sepoy there took up arms. The sequence of events, every cantonment followed the similar pattern. क्या हुआ कि एक जगह से दूसरी जगह न्यूज़ पहुंचने लगी, और न्यूज़ पहुंचते पहुंचते एक कैंटोनमेंट से दूसरी कैंटोनमेंट पहुंचती थी, और मान लो इस कैंटोनमेंट वाले ने बोला कि हमने तो इतनों को मारा, तो अगली वाली कैंटोनमेंट वाले उससे डबल मारना चाहते थे। तो कैंटोनमेंट पे कैंटोनमेंट चलती गई, सब जगह रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ। तो एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो म्यूटिनीज था, आपकी बुक में एक क्वेश्चन दिया गया है कि हाउ द म्यूटिनीज बिगिन। ये जो म्यूटिनी हुआ है, कुछ लोग इसको म्यूटिनी बोलते हैं, कुछ लोग इसको रिवोल्यूशन बोलते हैं, कुछ फ्रीडम फाइट बोलते हैं, अलग अलग कॉन्सेप्ट है। ब्रिटिश जो राइटर्स हैं वो हमेशा इसको एक नॉर्मल सिपाहियों का रेबल, आर्मी सिपॉय रेबल, सिपॉय एक इंग्लिश टर्म याद रखना, जिसको हम सिपाही ही बोलते हैं हिंदी में, सिपॉय SEPY सिपॉय। तो उन लोगों ने अपना रेबल किया। कुछ लोग जो ब्रिटिश पीपल हैं वो लोग इसको नॉर्मल एक म्यूटिनी मानते हैं, या एक छोटा सा रेबल मान सकते हैं, मूवमेंट मान सकते हैं। लेकिन जो इंडियन जो लोग हैं, इंडियन जो राइटर है, जो नेशनलिस्ट राइटर है, वो इसको फ्रीडम फाइटिंग बोलते हैं। द फ्रीडम फाइट ऑफ 1857, द फ्रीडम रिवॉल्यूशन ऑफ 1870। और एक्चुअल में देखा जाए तो इसको फ्रीडम ही बोला जाएगा कि इसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगने लगा कि हम लोग हिल चुके हैं। अब तो उन्होंने इंडिया के अंदर फिर उन्होंने अपना और टाइट करना स्टार्ट किया। इसका मतलब एक फ्रीडम के लिए वॉर था। तो एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाउ द म्यूटिनीज बिगिन। तो इस क्वेश्चन के बारे में हम आगे डिस्कशन करेंगे, चैप्टर ऐसे ही खुला रहेगा कि द सिपॉयज बिगन देयर एक्शन विथ अ सिग्नल। उन्होंने एक्शन लिया कि एक सिग्नल के ऊपर, इन मैनी प्लेसेज इज व्हाट
It was the firing of the evening gun or the sounding of the bugle. The first seized the bale of arms and plundered the treasury. क्या किया उन लोगों ने, एक घंटी बजाते थे, एक बेल बजा देते थे, या एक बंदूक से फायर कर देते, एक राइफल या पिस्टल से फायर कर देते, और जैसे ही फायर हुआ तो वो लोग क्या करते थे, लूट करते थे. दे फर्स्ट सीज द बेल ऑफ आर्म्स. वो हमेशा आर्म के जहाँ पर हथियार पड़े थे उस जगह को सीज कर लेते थे. क्यों कर लेते थे? क्योंकि आर्मी को सबसे ज़्यादा, क्योंकि आर्मी को जो सप्लाई मिलता है आर्म, क्योंकि मारने के लिए राइफल्स चाहिए, कार्टेजेस चाहिए और अलग अलग उनको वेपन्स चाहिए. तो वेपन्स कहाँ से मिलते थे? आर्म के जो भंडार होते थे जिनको बेल ऑफ आर्म्स बोला है. प्लंडर द ट्रेजरी, और जो ट्रेजरी जहाँ पर खजाना छुपा होता था, पैसा छुपा होता था, उसको छीन लेते थे, उसको लूट लेते थे. देन दे अटैक्ड गवर्नमेंट बिल्डिंग्स. फिर उसके बाद गवर्नमेंट बिल्डिंग पे अटैक करेंगे. चल रहा है, देखो कैसे क्रिएट करते थे. सबसे पहले दे फायर द गन और द साउंडिंग द बीगल. ठीक है, बगल बजाया या फायर गन से फायर किया. उसके बाद उन्होंने क्या किया, आर्मी का जब बेल होता था, बेल ऑफ आर्म को सीज किया, वहाँ से लूटा. फिर ट्रेजरी पर अटैक किया. ट्रेजरी पर अटैक करने के बाद गवर्नमेंट जो बिल्डिंग्स होती है उनके ऊपर अटैक करने लग गए. ठीक है, उसके बाद देन अटैक्ड गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, द जेल, ट्रेजरी, टेलीग्राफ ऑफिस, रिकॉर्ड रूम, बंगलोज. इनके ऊपर अटैक करने का रीज़न क्या था? जेल में कैदी थे इंडिया वाले, उनको फ्री कराया, वो उनके साथ हो गए. ट्रेजरी को इसलिए उन्होंने जला दिया कि उनके ऊपर अटैक किया कि वहाँ से पैसा और उनको खजाना मिल जाएगा. द लूटेड ब्रूट, जिसको हम बोलते बूटी, जो हमने 11th में पढ़ा है. टेलीग्राफ ऑफिस था कि एक जगह से कोई भी अगर इनका ब्रिटेन का जो ब्रिटिश ऑफिसर है या रेजिडेंट है वो दूसरी जगह इंफॉर्मेशन नहीं दे सके तो टेलीग्राफ ऑफिस को ख़त्म कर दिया. रिकॉर्ड रूम, जहाँ पर कुछ भी रिकॉर्ड रखे होते थे जिसके अंदर जिनकी अरेस्टिंग के वारंट थे या किसी से कुछ कॉन्ट्रैक्ट हो रखे थे या किसी का कुछ जो टैक्स होता था, रेवेन्यू जो बाकी हो रहा था, सबको फाड़ फुड़ा के जला दिया. बंगलोज, उनके घर पे अटैक कर दिया. बर्निंग ऑल रिकॉर्ड्स, एवरीथिंग एंड एवरीबडी कनेक्टेड विद द वाइट मैन बिकेम ए टारगेट. और जो भी गोरे आदमी से कनेक्टेड था सबको टारगेट, कि तू उससे हाथ मिलाए, वेदर इट इज़ ही वॉज इंडियन और ही वॉज ब्रिटिश, जो भी उनके साथ रिलेटेड था उन सबको टारगेट किया और सबको निपटा दिया. प्रोक्लेमिनेशन इन हिंदी, उर्दू एंड पर्शियन वर पुट अप इन द सिटीज़ कॉलिंग अपॉन द पॉपुलेशन. वहाँ पर नारे लगाए गए, बहुत हिंदूज एंड मुस्लिम टू यूनाइट, राइज एंड एक्सट्रीमिनेट द फिरंगीज. एक टर्म आती फिरंगी. उन लोगों ने क्या बोला कि हिंदू और मुस्लिम सब एक साथ यूनाइट हो गए और फिरंगियों को बाहर निकालने के लिए आतुर हो गए. एक टर्म आती फिरंगी. इसके बाद हम क्लास को कंक्लूड करते हैं. फिरंगी ए टर्म ऑफ पर्शियन ओरिजिन, पर्शियन ओरिजिन से का एक वर्ड है, पॉसिबली डिराइव्ड फ्रॉम ए फ्रेंक, और शायद फ्रेंक लैंग्वेज से आ सकता है, फ्रॉम विच फ्रांस गेट्स इट्स नेम. is used in Urdu and Hindi, often a derogatory sense in designate foreigners. foreigners को designate करने के लिए, foreigners को denote करने के लिए वर्ड आता है फिरंगी. जो दूसरे रंग के होते हैं उन्हें फिरंगी बोला जाता है, क्योंकि एशियन लोग सब नॉर्मल ब्राउन के अंदर शेड, यानी थोड़ा कोई ज़्यादा ब्राउन है, यानी थोड़ा हल्का सा काला है, या कोई थोड़ा गोरा है, बाकी लोग सब लोगों का शेड सेम होता है, इसलिए वो दूसरे कलर यानी गोरे लोगों को बोलते हैं फिरंगी. अदर कलर्स पीपल, इनको डेजिग्नेट करने के लिए बोलते हैं. स्टूडेंट्स, यही हम क्लास को कंक्लूड करते हैं. नेक्स्ट क्लास विल बी, अगला क्लास बहुत ही अच्छा होगा, टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे. थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, मीट यू इन क्लास. थैंक यू.